Welcome you all guys. I am Archana Mayanandan and आज 12 दिसंबर का हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि पहले जो स्लाइड्स होते हैं, कुछ स्लाइड्स में हम जो रिसेंट न्यूज़ होती है, जो ट्रेंडी न्यूज़ होती है, उनको डिस्कस करते हैं। जहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत होगी, जिस क्वेश्चन में भी, उसमें हम डिस्कशन आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आज हमने 20 अप्रॉक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। पीएम मोदी ने उत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा संस्थान का किया वर्चुअल उद्घाटन। मिलेंगी ये सुविधाएं। तो वर्चुअली क्या होता है, जैसे आप खुद प्रेजेंट नहीं हो, आप ऑनलाइन माध्यम से आप उद्घाटन कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद में बनकर तैयार हुए उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं फोन स्विच ऑफ कर लूं ताकि वीडियो के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। संस्थान में अभी ओपीडी में मरीजों का इलाज होगा और 2023 से यहाँ पे स्टडीज स्टार्ट कर पाएंगे लोग। यूनानी विद्या की पढ़ाई जो है वो 2023 से स्टार्ट होगी। फिलहाल क्या होगा, मरीजों का इलाज। ये आपका सेकंड हो गया। 381 करोड़ की लागत से ये बना है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली किया है पीएम मोदी ने गोवा से। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता है, इसमें से क्या आपको नोट डाउन करना है ये आपको पता है। कुछ भी नोट डाउन करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि डेटा बेस्ड एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस आजकल किसी भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस संस्थान में 14 विभाग होंगे, जहां यूनानी पद्धति में परास्नातक और शोध की शिक्षा भी मिलेगी। सेकेंड न्यूज है TIE ग्लोबल समिट 2022। तो ये एग्जैक्टली TIE होता क्या है, तो TIE का फुल फॉर्म होता है द इंडर्स इंटरप्रेन्योर्स, राइट। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है और मुख्य तौर पर ये संगठन उद्यमियों के विकास के लिए कार्य करता है। किसके लिए? उद्यमियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। 2022 में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट का ये 7वां संस्करण है, 7th संस्करण है। और इस साल इस ग्लोबल समिट का आयोजन जो है ये कहाँ होना है? हैदराबाद में। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 12 से 14 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। ओके, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो बैनर है, लोगो है, आप जो कह लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है रूसी तेल पर G7 देशों की ओर से लगाई पाबंदियों का भारत ने नहीं किया समर्थन। तो इसमें आपको देखना है कि वैसे भी इंडिया और रशिया का जो खुद का कनेक्शन है ये काफी अच्छा है। इन दोनों के बीच में सारी की सारी चीजें जो होती हैं उस पे किसी भी दूसरे देश का प्रभाव काफी कम देखने को मिलता है। अभी आप देख लीजिए कि यूक्रेन युद्ध के बाद काफी सारे जगहों पर रशिया के अगेंस्ट इंडिया नहीं गया है। तो रूस ने G7 देशों और उनके सहयोगियों के रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। और रूसी प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर नोवाक। और रूस में भारतीय राजदूत जो है ये पवन कपूर के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया गया है। यहाँ पे विशेष रूप से आप ये देख लीजिए कि यूक्रेन के बावजूद, जो यूक्रेन और रशिया युद्ध हो रहा है उसके बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा है। और साल 2022 के पहले 8 महीने में भारत का रूसी तेल आयात बढ़कर 16.35 मिलियन टन पहुंच गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट है महंगाई पर कंट्रोल के लिए RBI ने फिर बढ़ाया रेपो रेट। जाने क्या होता है रेपो रेट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि रेपो रेट होता क्या है एंड RBI ने बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। गाइज, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं जो ये कंटेंट्स आपको रोज का रोज प्रोवाइड करती हूँ, इसमें इकोनॉमिक न्यूज हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का न्यूज हो, आर्बिट्रेरी न्यूज हो,
या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो, काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट हर एक फील्ड से हम न्यूज़ आपके पास लेके आते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है ये कंटेंट सेलेक्ट करने में। कुछ कंटेंट्स तो हम डायरेक्टली जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ से हम लेके आते हैं। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन भी आप प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहता है। कोई कमी भी नजर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सो डैट कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके पास लेकर आऊं उसमें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। ये हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की आरबीआई ने फिर बढ़ाया रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। अभी रेपो रेट कितना है आपका, तो 6.25 हो गया है और रेपो रेट में यह लगातार 5वीं बार बढ़ोतरी की गई है। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इकोनॉमी सेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि रिवर्स रेपो रेट RRR आप देख के जाएंगे, रेपो रेट आप देख के जाएंगे, बैंक रेट देख के जाएंगे, SLR देख के जाएंगे और प्राइम लेंडिंग रेट, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना ये आप देख के जाएंगे। और एग्ज़ाम से मेरी बात मानिए तो 2 से 3 दिन पहले देख के जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज MPC की घोषणाएं करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 के वास्तविक GDP पूर्वानुमान को घटाकर 6.8 कर दिया गया है, जो कि विश्व बैंक द्वारा कल जारी संशोधित अनुमानों से 0.1% कम है। नेक्स्ट है भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में, और गेस्ट कंट्रीज में कौन कौन शामिल है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये कहाँ हो रहा है वो नहीं, गेस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे लेक सिटी इट मीन्स उदयपुर में आयोजित हो रहा है क्या, G20 की पहली शेरपा बैठक। भारत की ओर से G20 शेरपा अमिताभ कांत है, जिन्होंने अपने शुरुआती भाषण में समावेशी, लचीले और टिकाऊ विकास को गति देने पर जोर दिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाने वाले लोग कहीं से भी बना सकते हैं। इस बैंक में भारत ने गेस्ट कंट्रीज के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। तो ये सारे के सारे गेस्ट कंट्रीज आप पेन डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इस बैठक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, अब देखिए ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर याद रखना है ग्रीन डेवलपमेंट, विमेन लीडरशिप और SDG के कार्यान्वयन में तेजी लाने जैसे मुद्दों को भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के लिए अपने एजेंडे के हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया है। तो भारत मेनली इन सब एजेंडों को लेके आएगा G20 शेरपा बैठक में, जो कि उदयपुर में होने वाला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022। अब इसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड माउंटेन डे का, जो कि क्या है, ये इस दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और हर साल कभी मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो इस साल का थीम क्या है, महिलाएं पर्वतों को हटाती हैं, तय की गई है। इस दिवस की शुरुआत जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और जो थीम हमने देखा वो थीम क्या है, महिलाएं पर्वतों को हटाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट जो हमारा आज का करंट अफेयर्स है वो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म जो है ये कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस फॉर्म को केरला के मुख्यमंत्री, अब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा देश का पहला कार्बन तटस्थ खेत घोषित किया गया है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 27th
अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये 9 दिसंबर को किया गया तिरुवनंतपुरम में। ओके, और इस फेस्टिवल का आयोजन जो है ये 9 से लेके 16 दिसंबर 2022 तक चलेगा, जिसमें 70 देशों के 186 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जो है ये केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा निशा अखाड़ा में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, कितने दिन चलेगा और कितने देशों की कितनी फिल्में? तो 70 देशों की 186 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और मुख्यमंत्री कौन है केरला के? तो पिनराई विजयन है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है ये कहाँ है? तो ये केरला में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यूनिसेफ दिवस कभी मनाया जाता है, हम सबको पता है कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1946 में ही 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। शुरुआत जो है ये 1946 में ही कर दी गई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे हमेशा पूछा जाता है, जो कि होता है यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए 11 दिसंबर को हर साल जो है वो यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है ये बच्चों के बेटरमेंट के लिए है, जिनके आने वाले भविष्य के रूप में देखा जाता है, जिन्हें उनके अधिकारों के लिए, उनके कल्याण और उनके विकास के लिए लोगों को जागरूक बनाता है। ओवरऑल ये बच्चों के सतत विकास के लिए कार्य करता है, तत्पर है। नेक्स्ट है हमारा आदिवासी संशोधन बिल। 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में आवश्यक बदलाव कुछ होना था, उसके बाद आदिवासी संशोधन बिल जो है ये प्रेजेंट किया गया। और इस विधेयक में भारत के राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजाति के 4 विधेयकों में बदलाव के लिए संशोधन किया गया। और ये 4 है कौन कौन से? तो आपको देखना है, भारत के राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजाति के 4 विधेयकों में बदलाव के लिए संशोधन किया गया है। भारत के जिन राज्यों द्वारा ये बिल पेश किया गया है, तो किसने किसने पेश किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है, हिमाचल ने किया है, तमिलनाडु ने भी किया है और कर्नाटका ने भी किया है। और जिन जातियों को लेकर ये संसाधन पेश किए गए हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं पिंजिया समुदाय। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हट्टी समुदाय, गौरैया समुदाय और बीटा कृपा समुदाय। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट है जिसने ये बिल पेश किया है लोकसभा में 9 दिसंबर को। और किस किस समुदाय को लेके ये संशोधन पेश किया गया है? तो ये पिंजिया समुदाय, हट्टी समुदाय, गौरैया समुदाय और बीटा कृपा समुदाय को लेके पेश किया गया है 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में ये बिल। हाल ही में, अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये किया है बेल्जियम के जो फुटबॉल के खिलाड़ी है एडेन हजार्ड ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडेन हजार्ड जो खिलाड़ी है वो किससे रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। और कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये कहाँ के खिलाड़ी है? बेल्जियम के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बेब्लेड की नई प्रजाति खोली गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में ब्रेन बेब्लेड की नई प्रजाति खोजी गई है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो ये ईशान किशन ने बनाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो आपको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। और यकीन मानिए तो ये जो साउथ इंडिया है, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, चाहे कोई भी हो, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी तत्पर रहती है। छोटे तबके के जो लोग हैं, नीचे जाति के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं वो हमेशा देने के लिए तत्पर रहती है। नेक्स्ट है,
साइंस स्टडी के अनुसार धरती पर कितने वर्षों से छिपकलियां मौजूद है, तो ये 20.1 से लेके 23.7 करोड़ साल से। ओके, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर एवं शिरडी को जोड़े जाने वाले किस महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1999 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा चार्मी आशीष मेहता को 83.38 लाख रुपए का पैकेज किस देश के कंपनी से मिला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की एटलासियन कंपनी से मिला है। अब इसमें रिलेटेड आपको क्या देखना है कि IIIT की स्थापना से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना बड़ा पैकेज जो है वो किसी और को दिया गया हो। ये झारखंड राज्य के चार्मी आशीष मेहता को प्राप्त हुआ है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में की जाएगी। इसे कहां और किस दिन को शुरू किया जाएगा, तो ये हमने आज देखा है 9 एवं 10 सितंबर को 2023 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, राइट, 2023 को। उसके बाद यहाँ पे है कि यह सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। और G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1999 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस दिन को किया गया है। अब आप याद रखिएगा कि कौन सा वर्चुअली किया गया है और कौन सा वो खुद प्रेजेंट रह के उन्होंने अपना किया है, तो ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थित दूसरा हवाई अड्डा होगा। ठीक है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये है हवाई अड्डा, की आधारशिला जो है वो नवंबर 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रख दी गई थी। और पीएम ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, ड्रोनी पोलो हवाई अड्डे, ईटानगर का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया। ठीक है, तो सिर्फ यही गोवा से रिलेटेड नहीं है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और ईटानगर ड्रोनी पोलो हवाई अड्डे, इसका उद्घाटन भी नवंबर 2022 में कर दिया था। जुलाई 2022 में पीएम ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और पीएम मोदी के द्वारा नवंबर 2021 में ही जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई थी। अक्टूबर 2021 में क्या था कि पीएम ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो ये सारी की सारी चीजें एक जगह है, जो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर एवं शिरडी को जोड़े जाने वाले किस महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया है, लेकिन वहां पे हमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा था। तो आज के दिन ही पीएम मोदी नागपुर के ये आज के दिन कि ये 11 दिसंबर का ही आप देख लीजिए कि नागपुर के मिहान क्षेत्र में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ओके, कहाँ करेंगे, तो ये याद रखना है कि नागपुर में आज ही 11 दिसंबर को, कल ही उन्होंने एम्स का भी ये कर दिया, शिलान्यास कर दिया। भारत को दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2022 की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो 69th मिला है। मैंने कल के वीडियो में आई थिंक आपको बताया है, या परसों के वीडियो में, कि सबसे टॉप रैंक पे कौन है पावरफुल पासपोर्ट रैंक में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन दैट इज CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव किया है, जो कॉल करने वाले व्यक्तियों को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये किया है ट्राई ने, TRAI ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, इसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन दैट इज CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है, तो ईशान किशन ने बनाया है। ये रिवीजन के तौर पे ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। जापान ने 2035 तक नेक्सस
जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इटली के साथ। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है कृष्णा वविलाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला, तो ये बन गया है रोजर पे। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन जो है ये केरला में हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। B20 इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। हाल ही में अशोक लेलैंड ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जहां से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ना सिर्फ करंट अफेयर्स का, बाद बाकी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। BSSC के लिए, BSSC के एग्जाम से पहले तक, I mean 1 वीक पहले तक आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसको आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैंने किया क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि अगर प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया है उसी के बेसिस पे इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब फॉर्मेट वही है। तो मैंने उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उस क्वेश्चन में जितनी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो सारी चीजों का तोड़ मैंने उस वीडियो में दिया है। आई थिंक 110 या 100 क्वेश्चंस है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ज्यादा है। तो वो वीडियो आप डेफिनेटली देख के जाइएगा, मुझे काफी मेहनत लगा है उसको बनाने में। हाल ही में फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। तो आई होप ये वीडियो आपने पूरा का पूरा देखा और आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी भी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। A9 एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।